एपिसोड के शुरू में हम एक शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर लड़की कहती है हाँ। ये कहते ही वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है जिसका नाम जेंसी होता है। उसे देखकर एक आदमी कहता है कि जेंसी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ तुम तो जेल में थी ना। यह सुन के जेंसी कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों से बदला लेना है। ये कहते ही जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उस लड़की के गले में वो चाकू रख देती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेने के लिए आई हूँ। फिर जिस लड़की की शादी होने वाली होती है वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और उस लड़की के पापा पे कहते हैं कि हाँ छोड़ दो उसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो, हाँ हमारी फैमिली की बेइज्जती करवाने। ये सुनकर लड़की कहती है कि पापा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। फिर जेंसी कहती है कि ज़ैंग ज़ुमी क्या तुम देख रहे हो इनके चेहरे को, ये कैसे डरे हुए हैं। फिर वो कहती है कि ऐसे मुझे आपसे कुछ काम है पर उससे पहले आप इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलो। यह सुनने के बाद वो आदमी सारे रिश्तेदारों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद फिर ज़ैंग ज़ुमी अपनी मम्मी पापा को देखते हुए कहती है कि मम्मी पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर उसके पापा जेंसी से कहते हैं कि अब क्या चाहिए तुम्हें, हाँ। फिर जेंसी कहती है कि ठीक है छोड़ती हूँ। ये कहते हुए वो ज़ैंग ज़ुमी को धक्का मारकर फेंक देती है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर लोगी, हाँ तुम यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी। ये सुनने के बाद वो अपने बैग से कुछ निकालती है जिसे देखकर सबकी हवाएं निकल जाती हैं और सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो सबको देखते हुए कहती है कि क्या हुआ, अब तुम लोगों को डर लग रहा है। फिर जेंसी ज़ैंग ज़ुमी से कहती है कि क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है, हाँ पहले तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे पेरेंट्स, मेरा मंगेतर, उसके बाद तुमने समाज में मेरा नाम भी खराब कर दिया और तो और तुमने अपनी जगह मुझे जेल भेज दिया और ये सारी चीजें करने के बाद अब तुम्हें डर लग रहा है। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो लाइटर जला देती है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में अपने मॉम डैड के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये कहते वहाँ पर आग लग जाती है और इसी कारण वहाँ पर सब लोग मर जाते हैं। जेंसी मरने से पहले एक इनोसेंट आदमी को वहाँ पर मरते हुए देखती है। यह देखकर फिर वो उस आदमी से सॉरी कहती है और ये कहते ही वो वहाँ पर मर जाती है। फिर हम जेंसी को देखते हैं जिसका फिर से रीबर्थ हो चुका होता है उसके मंगेतर के 20वें बर्थडे के दिन। और जेंसी को अपनी पुरानी सारी यादें याद भी होती है। जेंसी इन चीज़ों को सोच ही रही होती है, इसी बीच उसके मंगेतर के दोस्त जेंसी को देख लेते हैं। फिर वो योंगजे को कहते हैं कि हे तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है। योंगजे जब जेंसी को वहाँ पर देखता है तो वो उसके पास जा ही रहा होता है। इसी बीच जेंसी को अपनी पुरानी यादें याद आ जाती है कि अगली बार उसने किस तरह से उल्टी कर दी थी और वो इन चीजों को याद करके वहाँ से हट जाती है। फिर योंगजे किसी और पर गिर जाता है और उस पर ही उल्टी कर देता है। फिर वो आदमी योंगजे को धक्का मारकर गिरा देता है और योंगजे ने जिस पर उल्टी की होती है वो कोई और नहीं इस ड्रामा का हीरो होता है। फिर जेंसी योंगजे को ऐसा गिरा हुआ देखकर वो हंसने लग जाती है और हमारे हीरो को ऐसा लगता है कि वो उस पर हंस रही है। तो हमारा हीरो जेंसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम हंस क्यों रही हो, हाँ। फिर वो अपना कोट निकालकर फेंक देता है और जेंसी को काट देते हुए कहता है कि जाओ मेरे लिए नया कोट खरीद के लेकर आओ। यह सुन के जेंसी कहती है कि क्या, पर मैं क्यों जाऊँ, हाँ तुम मुझे इस तरह से ऑर्डर कैसे दे सकते हो। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम उस लड़के की फ्रेंड हो ना। तो जेंसी योंगजे को देखते हुए अपने मन में वो सोचने लग जाती है कि वो अपने इस लाइफ में ये गलती फिर से नहीं करेगी और वो उन सब से बदला लेगी जिन्होंने उसकी लाइफ खराब की थी। फिर जेंसी हमारे हीरो को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जेंसी को वहाँ से जाते हुए देखकर हमारे हीरो के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और उसे अपनी पिछली लाइफ की कुछ बातें याद आने लग जाती है और उसे याद आता है कि एक लड़के ने उसे सॉरी कहा था। इन बातों को याद कर उसके सर में काफी दर्द होने लग जाता है और उसके बाद वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है, पर उसे देखकर मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। फिर उसका मैनेजर मजाक करते हुए कहता है कि कहीं आपको वो पसंद तो नहीं आ गई। तो हमारा हीरो उसे गुस्से में देखता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जेंसी को उसके घर में बैठे हुए देखते हैं। वो वहाँ पर बैठे बैठे सोच रही होती है कि आज ही वो दिन है, आज ही के दिन यह पता चला था कि ज़ैंग ज़ुमी इस घर की बेटी है, ना कि मैं, और आज ही के दिन उसने मेरी इमेज भी खराब की थी। फिर जेंसी अपने मन में ही सोच लेती है
और जैंग जुमी से उन सब का बदला लेगी जो सब उसने उसके साथ किया था। और इन बातों को सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक उसे अपनी बेटी समझकर पाला होता है। वो अपने साथ जैंग जुमी को भी लाए होते हैं और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी लेकर आए होते हैं। फिर जैंग जुमी के पापा जैंसी से कहते हैं कि आज हमें पता चल रहा है कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो, और तो और हमें अपनी सगी बेटी मिल गई है, तो तुम इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। ये सुन के जैंसी उनसे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आपकी सगी बेटी आपको मिल गई है। फिर जैंसी जैंग जुमी से कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड मिल गए हैं तो तुम मेरे मॉम डैड के बारे में मुझे बता दो। ये सुन के जैंग जुमी के पापा जैंसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कितनी नासुकरी लड़की हो तुम, हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला पर तुमने तो कभी मुझे अपना डैड माना ही नहीं। ये कहते हुए वो जैंसी को थप्पड़ मारने जा ही रहे होते हैं, तो जैंसी उन्हें रोक देती है और कहती है कि खबरदार मुझ पर हाथ उठाया तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो जैंग जुमी की पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। फिर जैंग जुमी की मॉम कहती है कि जैंसी तुम इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। फिर जैंग जुमी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप जैंसी पर गुस्सा मत करो, आखिरकार ये भी तो मेरी बहन जैसी है ना, तो आप इसे कुछ दिनों तक यहाँ पर रहने दो। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम कितनी अच्छी हो जो तुम इसे यहाँ पर रहने के लिए दे रही हो। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो हम इसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने देंगे। यह सुनकर जैंग जुमी काफी खुश हो जाती है। फिर जैंग जुमी जैंसी से कहती है कि सिस्टर क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? तो जैंसी अपने मन में सोचती है कि कितनी अच्छी तरह से एक्टिंग कर लेती है ये। फिर जैंसी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। फिर हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं। फिर जैंग जुमी जैंसी को पानी देती है पीने के लिए। उस पानी को देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह से उसने उस पानी में नशे की गोली मिलाकर उससे पिला दिया था और उसके बाद किसी आदमी को उसे बेच दिया था एक रात के लिए और फिर उसकी इमेज खराब कर दी थी। इन बातों को याद कर कर जैंसी जैंग जुमी से कहती है कि तुम्हारा बैग फटा हुआ है। यह सुनते ही जैंग जुमी अपने बैग को देखने लग जाती है और इसी बीच पानी का गिलास बदल देती है। फिर जैंग जुमी कहती है कि नहीं तो बैग तो ठीक है, बैग तो फटा हुआ नहीं है। तो जैंसी कहती है कि शायद मुझसे ही देखने में गलती हो गई। यह सुन के जैंग जुमी को गुस्सा तो आता है पर अपने गुस्से को पीकर और कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। ये कहते हुए वो पानी पी लेती है और जैंसी जब पानी पी रही होती है तो जैंग जुमी उसे देखते हुए हंस रही होती है। फिर जैंग जुमी बेहोश हो जाती है और जैंसी उसे देखते हुए स्माइल कर रही होती है। फिर हम जैंग जुमी और जैंसी को एक होटल रूम में देखते हैं। फिर जैंग जुमी की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक होटल रूम में पाती है। फिर जैंग जुमी खुद को देखती है और वो डर जाती है। फिर वो जैंसी से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? फिर जैंसी कहती है कि अरे तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम भूल गई आज तुम यहाँ पर अपना कर्जा चुकाने के लिए आई हो? फिर जैंसी उसका वीडियो दिखाती है और उससे कहती है कि अगर इस बारे में तुम्हारी फैमिली को पता चल गया वो तो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे, तब तुम क्या करोगी? हाँ। फिर जैंग जुमी कहती है कि प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो और प्लीज मेरी फैमिली को ये वीडियो बिल्कुल मत दिखाना। यह सुन के जैंसी कहती है कि ठीक है, बट इसके बदले तुम मेरे पेरेंट्स का मुझे नंबर दो, फिर मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। यह सुन के जैंग जुमी जल्दी से उसे नंबर दे देती है। फिर जैंसी उसका वीडियो उसके सामने डिलीट करती है और वहाँ से चली जाती है। पर जैंग जुमी बहुत बुरी होती है, तो जैंग जुमी कहती है कि नहीं, मैं इसे इसके पेरेंट्स से नहीं मिलने दे सकती। फिर जैंग जुमी अपना फ़ोन लेती है। फिर वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को मैसेज करके बोल देती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रही है, तो आपको अगर कोई मैसेज या फिर फ़ोन करे ये कहकर कि वो आपकी बेटी बोल रही है, तो आप उस कॉल और मैसेज का जवाब मत देना। आजकल बहुत स्कैम कॉल आ रहे हैं, तो इसलिए आप उस कॉल और मैसेज का जवाब मत देना, ऐसा वो उन्हें मैसेज कर देती है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जिससे अभी अपने रियल पेरेंट्स का नंबर मिल चुका होता है। वो अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रही होती है पर उसके पेरेंट्स कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। क्योंकि जैंग जुमी ने उन्हें पहले मैसेज करके बोल दिया होता है कि कोई भी उन्हें मैसेज या फिर फ़ोन करे और ये कहे कि वो उनकी बेटी बोल रही है, वो उन पर यकीन ना करे, क्योंकि आजकल स्कैमर ऐसे करके ही कॉल करते हैं, जिस वजह से उसके पेरेंट्स कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। फिर जैंसी अपने पेरेंट्स को मैसेज करके उन्हें बोलने लग जाती है कि वो उनकी रियल बेटी है। इसी बीच हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है, उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो जैंसी उनसे माफ़ी मांगती है और वो अपने पेरेंट्स को मैसेज करने लग जाती है। फिर हमारा हीरो जब जैंसी को देखता है
तो कहता है कि तुम। फिर जैनसी भी हमारे हीरो को देखती है और कहती है कि तुम। यह कहते हुए वो वहाँ से जारी होती है, पर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, पर जब मैंने तुम्हें देखा मेरा सर दर्द ठीक हो गया। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर हमारी हीरोइन उससे कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो फिर तुम अपना इलाज करवा लो, ठीक है। यह कह के वो हमारे हीरो का हाथ हटाते हुए वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो उसे जाते हुए बस देखता रह जाता है। फिर वो अपने सर पे मारते हुए कहता है कि सच में यार मेरे सर का दर्द ठीक हो जाता है। फिर हमारा हीरो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जिस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या तुमने उसके बारे में पता लगाया। तो असिस्टेंट उसे फिर वो कहता है कि वो जैंग फैमिली की पहले डॉटर थी, पर अभी जैंग फैमिली को उनकी रियल डॉटर मिल गई है और वो लोग कुछ दिन बाद एक बड़ी सी पार्टी करने वाले हैं जिसमें वो अपनी रियल डॉटर को सबसे मिलाने वाले हैं। ये सारी बातें सुनकर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की फोटो देखते हुए उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जैंग जुमिन को देखते हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से रेडी हुई होती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि बहुत सुंदर। फिर जैंग जुमिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम योंगजे तो जैनसी का फियांसे था ना, तो वो क्या मुझे पसंद करेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी शादी जैनसी और योंगजे के बीच नहीं हुई थी, ये एक फैमिली मैरिज थी। तो तुम इस घर की बेटी हो ना कि जैनसी, तो तुम्हारी शादी योंगजे से होगी ना कि जैनसी की शादी। यह सुन के जैंग जुमिन काफ़ी खुश हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि जैनसी मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। फिर जैंग जुमिन के पापा योंगजे को देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है कि मिस्टर यन। तो योंगजे भी कहता है कि हेलो मिस्टर जोंग। फिर जैंग जुमिन के पापा कहते हैं कि आप इससे मिलिए, ये है मेरी रियल डॉटर, इसका नाम जैंग जुमिन है। फिर जैंग जुमिन योंगजे का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हेलो मिस्टर योंगजे, मेरा नाम जैंग जुमिन है। यह सुनकर योंगजे भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे चे बुला सकती हो। ये सारी चीज़ें जैंसी भी देख रही होती है। जैंसी जैंग जुमिन को देखकर कुछ सोच रही होती है। इसी बीच योंगजे जैंसी को देखते हुए कहता है कि तो अब क्या आप लोग जैंसी को अडॉप्ट करने वाले हो। यह सुनकर जैंग जुमिन की मॉम कहती है कि उसके खुद के पेरेंट्स अभी भी जिंदा है, तो हम उसे अडॉप्ट क्यों करें। यह सारी बातें जैंसी भी सुन लेती है। तो जैंसी जैंग जुमिन की मॉम से कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोगों की फैमिली में दोबारा लौटने नहीं वाली। यह सुनकर जैंग जुमिन के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ कहने वाले होते हैं, पर जैंग जुमिन की मॉम उन्हें रोक लेती है। इसी बीच योंगजे कहता है कि तुम कितनी रूड हो। फिर योंगजे कहता है कि तुम अभी भी इस फैमिली की मेंबर हो, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। हाँ, जरा तुम जैंग जुमिन से कुछ सीखो, ये कितनी स्मार्ट है और कितनी क्लेवर है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये सुनकर तो जैंग जुमिन स्माइल करने लग जाती है। यह सुनकर जैंसी कहती है कि हाँ सही कहा, वो बहुत स्मार्ट है और चतुर भी, मैं उसकी जैसी कभी नहीं हो सकती। आप इस चतुर लोमड़ी को संभालिए, ठीक है। ये सुनकर योंगजे को गुस्सा आ जाता है और योंगजे कहता है कि जैंसी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो जैंग जुमिन के बारे में। तो जैंसी कहती है कि क्यों, कुछ गलत कहा क्या। फिर जैंग जुमिन एक्टिंग करते हुए योंगजे का हाथ पकड़ लेती है और योंगजे से कहती है कि मुझे तो अब जैंसी से डर लगने लगा है। ये सुन के योंगजे कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो जैंसी कहती है कि ठीक है, तो तुम इसके साथ हमेशा रहना, ठीक है, नहीं दो मैं इसे बुली करूंगी। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैंसी उन्हें वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। और फिर जैंसी अपने मन में सोचती है कि जैंग जुमिन जब तक योंगजे के साथ रहेगी तो अच्छा ही होगा, तो इसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा मेरे डैड को मारने का, और मैं जाकर मेरे डैड से मिल लूंगी। वो ये सब बातें सोच के वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर वो जैंसी से कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जैंसी हमारे हीरो को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, फिर हमारा हीरो कहता है कि जैंसी सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ क्या फिर तुमसे मिलता हूँ तो मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है। फिर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच हम योंगजे और जैंग जुमिन को देखते हैं। इसी बीच जैंग जुमिन को उसके अडॉप्टेड पापा का मैसेज आता है। जैंग जुमिन उस मैसेज को देखकर जैंसी को देखने लग जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जैंसी और उसका परिवार चाहता है कि मेरी शादी खराब हो जाए, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें वो सोच रही होती है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं।
जो जैंसी से कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तुमसे जब मिलता हूँ मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, मेरे सर का दर्द चला जाता है। मैं बस इन बातों को समझना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच जैंग जुमिंग को उसके अडॉप्टेड पापा का कॉल आ जाता है। उस कॉल को देखकर तो वो वॉशरूम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए जैंसी भी देख लेती है। फिर जैंसी हमारे हीरो से कहती है कि सॉरी मुझे भी जाना होगा। यह कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, पर हमारा हीरो जैंसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम बाहर जैंग जुमिंग को देखते हैं जो अपने अडॉप्टेड पापा से बात कर रही होती है। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम हमें बता सकती हो बेटा, मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बेटा हम तुमसे काफ़ी प्यार करते हैं और हमें तुम्हारी काफ़ी फिक्र होती है। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि तुम दोनों खुद ही बेचारे हो, तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो। हाँ, मैं तुम लोगों को आज सच बता देती हूँ, मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं। उन्होंने तो मेरी शादी के लिए धूमधाम से तैयारी कर रखी है और तो और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी अमीर दूल्हा भी ढूंढ रखा है। मैंने ये बात तुम लोगों से छुपा रखी थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग मेरी शादी में आकर तमाशा करोगे। मैंने तुम लोगों को सारी बातें बोल दी, तो तुम लोग अब मुझे और परेशान मत करो। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। जैंग जुमिंग की ये सारी बातें सुनकर उसके अडॉप्टेड पापा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड पापा उसके सामने आ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो मैसेज सच था। जैंग जुमिंग अपने अडॉप्टेड डैड को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने लोगों से कर्ज ले रखा है। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि चुप करो। फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड जैंग जुमिंग से कहते हैं कि अगर तुम कभी भी मुसीबत में पड़ो तो तुम अपने पापा के पास आ सकती हो। जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड जैंग जुमिंग को सच में अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी वो उससे ऐसा कह रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद ये मोटी दिमाग वाली जैंग जुमिंग को ऐसा लगता है कि उसके अडॉप्टेड डैड ने उसे धमकाया है, तो कहती है कि क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे धमकाया। फिर वो सोच लेती है कि वो इन लोगों को बर्बाद कर देगी। ये सोचते ही ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो भागते हुए होटल के बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे हमारा हीरो भी आ जाता है। फिर हमारा हीरो जैंसी का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो, तुम मुझे बताओ तुम किसे ढूंढ रही हो, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। इसी बीच हम जैंसी के रियल डैड को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और उनके पीछे हम कार में जैंग जुमिंग को भी देखते हैं जो उन्हें टक्कर मारने वाली होती है। पर इसी बीच हमारी हीरो की नज़र जैंसी के पापा पर पड़ जाती है और वो उन्हें बचा लेता है और जैंग जुमिंग की टक्कर एक खंबे से हो जाती है जिस वजह से उसे चोट लग गई होती है। फिर वहाँ पर भागते हुए जैंसी आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा आप ठीक तो हो ना। फिर जैंसी के पापा जैंसी से कहते हैं कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा। अभी तक जैंसी के पापा को ये पता नहीं होता है कि जैंसी उनकी रियल डॉटर है, जिस वजह से वो पूछ रहे होते हैं जैंसी से कि अभी तुमने मुझे क्या कहा। तो जैंसी उनसे कहती है कि पापा मैं आपकी रियल डॉटर हूँ जैंसी। फिर जैंसी उन्हें सारी बातें बता देती है और उन्हें जैंग जुमिंग के बारे में भी बता देती है कि वो किस तरह से उनका इस्तेमाल कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। इसी बीच जैंग जुमिंग कार से निकलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करी होती है, पर हमारा हीरो उसे कहता है कि रुक जाओ मिस जैंग जुमिंग, रुक जाइए, आप यहाँ से भाग नहीं सकती। अभी अभी तुमने किसी को टक्कर मारने की कोशिश की थी और तुम अभी भागने की कोशिश कर रही हो। फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड जैंग जुमिंग से कहते हैं कि क्या तुम सचमुच अपने पिता को मारना चाहती हो। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि बस करो, तुम मेरे पापा नहीं हो। फिर जैंग जुमिंग जैंसी को दिखाते हुए कहती है कि वो तुम्हारी रियल डॉटर है न कि मैं। अब जब तुम्हें तुम्हारी रियल डॉटर मिल गई है तो तुम अभी भी मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुन के उसके अडॉप्टेड डैड उससे कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते बेटा, हम तो तुम्हें हमेशा से एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे बेटा, अभी तो बहुत कुछ है बेटा जो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि क्या बेस्ट लाइफ, मैं जब से छोटी हूँ तब से तुम लोग मुझे यही कह रहे हो, एक अच्छी लाइफ, मेरे पास फ्यूचर में एक अच्छा घर और एक कार होगा। ये सारी बातें बस तुम लोग कहते रहे पर कभी तुम लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ नहीं दी और अब तुम मुझे परेशान करने के लिए आए हो। तुम लोग बस मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो और कुछ नहीं। ये सारी बातें सुन के जैंसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जैंग जुमिंग के पास जाती है और उसे खींच कर एक लगाती है। फिर जैंसी जैंग जुमिंग से कहती है कि मेरे पिता को तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जैंग जुमिंग तुम एक खूनी हो,
मैं चाहती हूँ कि तुम जेल जाओ क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद जैंग जुमिन कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये एक दुर्घटना थी और कुछ नहीं, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम बस मुझसे अपनी दुश्मनी निभाना चाहती हो, इसलिए तुम मुझे इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही हो और कुछ नहीं। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, बट मैंने सब कुछ साफ साफ देखा कि तुम किस तरह से इस अंकल को किस तरह से टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी और पुलिस मेरी बात पर विश्वास करेगी। ये सुन के जैंग जुमिन कहती है कि तुम कौन हो? हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं जियान परिवार की बेटी हूँ और तो और मेरा मंगेतर मिस्टर इयान है। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम मेरे मसलों में मत पड़ो, समझे? नहीं तो तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि मैं आज तुम्हारे मैस में नहीं पढ़ने वाला, बट मैं इन चीजों को हैंडल कर लूंगा। यह सुन के वो डर जाती है। फिर जैंसी पुलिस को कॉल करने वाली होती है, पर उसके पापा उसे रोक देते हैं। फिर जैंसी अपने पापा से कहती है कि पापा, वो बस आपको मारने ही वाली थी। फिर जैंसी के पापा जैंग जुमिन को देखते हुए कहते हैं कि मैंने इसे इतने सालों तक पाला है, तो प्लीज तुम लोग इसे छोड़ दो, भले ये मुझे फैमिली ना माने, पर मैं इसे इतने सालों तक अपनी फैमिली मानता आया हूँ। फिर जैंग जुमिन कहती है कि तो फिर तुम इस बात को याद रखना, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैंसी भी उसके पीछे जा ही होती है, पर उसके पापा उसे रोक लेते हैं। फिर जैंसी के पापा जैंसी से कहते हैं कि क्या सच में तुम मेरी बेटी हो? फिर जैंसी रोते हुए कहती है कि हाँ पापा, मैं आपकी असली बेटी हूँ। फिर जैंसी के पापा कहते हैं कि ओ मेरी बेटी, प्लीज़ बेटा तुम हमें माफ़ कर दो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को यह बात बहुत पहले से पता थी कि जैंग जुमिन हमारी असली बेटी नहीं है, पर हमने उसे पाला क्योंकि हम उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे, ये कहकर कि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं। पर हमने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया बेटा, और देखो आज तुम हमें मिल ही गई, पर मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फिर से मिल जाओगी। ये सुन के वो रोने लग जाती है अपने पापा को गले लगाकर। पर बेटा देखो, तुमने हमें सबसे पहले ढूंढ लिया। फिर उसके पापा उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। फिर वो कहती है कि पापा, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, मैं ही हूँ जिसने आप लोगों के साथ गलत किया है। फिर वो रोते हुए सोचती है कि उसने अपने पिछले जन्म में अपने पेरेंट्स को मुसीबत में डाल दिया था, पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। फिर उसके पापा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे संभालते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि सर, काफ़ी रात हो गई है, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। ये सुन के जैंसी फिर वो उनसे थैंक यू कहती है और उनसे कहती है कि और आपका नाम? तो हमारा हीरो कहता है कि मेरा नाम लू सुइन है। फिर जैंसी हमारे हीरो से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि आज मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए सॉरी। तो हमारा हीरो कहता है कि इट्स ओके। फिर जैंसी बेहोश हो जाती है और हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है। फिर उसके पापा और हमारे हीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे बुलाने लग जाते हैं, पर वो उठ नहीं रही होती है, वो बेहोश हो चुकी होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे उसके रियल पेरेंट्स के घर में देखते हैं। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो कोई सपना देख रही होती है और फिर वो डर के मारे उठ जाती है। फिर उसके पापा उसे संभालने लग जाते हैं और जैंसी जब अपने पापा को देखती है तो कहती है कि पापा, क्या आप पूरी रात इसी तरह मेरी देखभाल करते रहे? तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ, तुम एक दिन और एक रात से सो रही हो बेटा, मैं बहुत परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। क्या तुम अभी ठीक हो? क्या फिर तुम्हें कुछ चाहिए? अपने पापा का इतना प्यार देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद उसके पापा अपनी वाइफ को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी जाग गई है, जल्दी आओ। ये सुन के उसकी मम्मी भागते हुए वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को देखने लग जाती है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम जाग गई। ये कहते हुए वो उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। फिर इसी तरह से उसकी माँ उसके साथ काफ़ी सारी बातें करती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है उसके लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए। इन चीज़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो खुश हो ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर जैंग जुमिन और उसकी रियल मॉम आ जाते हैं और वो जैंग जुमिन के अडॉप्टेड पेरेंट्स को नीचा दिखाने लग जाती है। वो उन्हें एक चेक देते हुए कहती है कि अब तुम लोग मेरी बेटी से अपना सारा रिश्ता तोड़ दो। उनकी आवाज़ सुन के जैंसी भागते हुए हॉल रूम में जाती है और देखती है कि जैंग जुमिन की मॉम उसके पेरेंट्स को चेक देते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी को पालने के लिए और उससे रिश्ता खत्म करने के लिए ये चेक रखो। ये चेक लेने के बाद आइंदा मेरी बेटी को तंग मत करना। ये कहकर वो उन्हें चेक देने लग जाती है। फिर जैंसी की मॉम वो चेक ले लेती है और उसे फाड़कर जैंग जुमिन के मुंह पर फेंक देती है। फिर जैंग जुमिन चिल्लाते हुए कहती है कि माँ, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें अपनी बेटी के जैसा पाला,
पर तुमने क्या किया? मुझे बेइज्जत करने के लिए एक भारी इंसान को मेरे घर ले आई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चली जाओ मेरे घर से। फिर ज़ैंग जुमिन बेशर्मों की तरह कहती है कि मैं कोई मतलब ही नहीं हूँ। मैंने अपने असली माँ बाप से आप लोगों को पैसे भेजने के लिए कहा। इसमें मैंने क्या गलत किया? हाँ? इसकी सारी बातें सुनकर जैंसी की मॉम गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर ज़ैंग जुमिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैंने आपको इस परिवार के बारे में बताया था ना, ये सभी के सभी पागल है। ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम भी इनकी बेइज्जती करने लग जाती है। इनकी बातें सुनकर जैंसी से और रहा नहीं जाता। फिर जैंसी पोछा मारने वाला डंडा उठा लेती है और उन पर वो मारने लग जाती है और उन्हें अपने घर से भगा देती है। और यहाँ पर जैंसी की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, जिस वजह से उसके पापा उन्हें संभाल रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जैंसी आती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप ठीक तो हो ना? फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप उनकी फिक्र मत करो। वो अगर यहाँ पर दोबारा से आए तो मैं उनको झाड़ू से मार मार कर यहाँ से भगा दूंगी। ये सुन के उसकी माँ हंसने लग जाती है। फिर उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम हमारी गरीब फैमिली में आकर पछता रही हो बेटा? तो कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोग मिल गए। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा और मैं, हम तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ होने नहीं देंगे। हम तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। बेटा कुछ चीज़ें हैं, उस बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर जैंसी कहती है कि माँ, पिताजी, मैं जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूँगी, आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम सब मिलकर सिटी में साथ रहेंगे। ये सुनकर उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम को एक बात याद आती है, तो उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा, तुम्हें घर लू फुइंग लेकर आया था और उसने कहा था कि जब तुम्हें होश आ जाए तो हम तुम्हें ये बात बता दे कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तो तुम उससे बात कर लेना। तो जैसे अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, पर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि वो लू सुई कौन है? क्या वो कोई स्टॉकर है क्या फिर नहीं? फिर वो खुद से कहती है कि आई डोंट केयर, सबसे पहले मुझे एक नौकरी ढूंढनी है, तो मैं इसी में ध्यान देती हूँ। ये कहते ही इसी में पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैंसी को देखते हैं, जो अपना इंटरव्यू देने आई थी एक रेस्टोरेंट में। इंटरव्यू देने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है और उसे कहा जाता है कि कल आप टाइम पे आना, और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि क्या इत्तेफाक है, मैं तो सरप्राइज हो गया तुम्हें यहाँ पर देखकर। फिर जैंसी हमारे हीरो से कहती है कि लू सुइंग, मैं मानती हूँ कि पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी, पर तुम तो पीछे ही पड़ गए यार। तुम तो मुझे फॉलो करते करते मेरे काम करने वाले जगह पर भी आ गए। अब तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं भी पुलिस को कॉल करूंगी तुम्हारे खिलाफ। आगे कुछ हमारा हीरो कहता, इसी बीच उसका असिस्टेंट कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बताने वाला ही होता है कि इस रेस्टोरेंट का मालिक हमारा हीरो ही है। बट हमारा हीरो उसे रोकते हुए कहता है कि हम यहाँ पर बस खाना खाने के लिए आए थे और कुछ नहीं। बॉस की बात सुनकर असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ, ये एक सहयोग है। ये सुन के जैंसी कहती है कि क्या सच में? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ। फिर जैंसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर से भरोसा करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो बस हमारी हीरोइन को वहाँ से जाते हुए देखता रह जाता है। फिर उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस, आपने उस लड़की को इस बारे में क्यों नहीं बताया कि आप इस रेस्टोरेंट के मालिक है? तो लू सुइंग कहता है कि मैं उसे बाद में बता दूंगा। फिर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। फिर उसका असिस्टेंट मैनेजर को मैसेज करके बोल देता है कि आज जो न्यू एम्प्लॉय आई है वो बॉस के लिए खास है, तो उसका ख्याल रखना। वो मैनेजर को ऐसा मैसेज करके भेज देता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैंसी खुद से कहती है कि आज मेरा काम का पहला दिन है और आज ही मुझे प्रेसिडेंट स्वीट में खाना लेकर जाने के लिए कहा गया। वो बातें करते करते रूम तक पहुँच जाती है। फिर वो दरवाज़ा खोलकर खाना अंदर ले जाती है। फिर वो अंदर जाकर देखती है कि अंदर तो कोई नहीं है। फिर वो मन में सोचती है कि क्या आजकल सभी अमीर लोग इतने दिल वाले हैं कि दरवाज़ा खोलकर नहाने चले जाते हैं। फिर जैंसी कहती है कि सर, आपका डिनर आ गया है, एंजॉय योर मील सर। वो ये सारी बातें कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और हमारे हीरो को वहाँ पर देखकर हमारी हीरोइन मन में सोचती है कि फिर से यह स्टॉकर यहाँ पर भी आ गया। और हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर हमारा हीरो डरते हुए जैंसी के पास जाता है और उसे हेलो करता है। तो जैंसी उससे कहती है कि लू सुइंग, क्या ये फिर से एक इत्तेफाक है? फिर हमारा हीरो मन में सोचता है कि क्या इसके पीछे मेरे मैनेजर का हाथ है? फिर हमारा हीरो कहता है कि इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि आपका क्या मतलब है, हाँ? फिर हमारा हीरो बता देता है कि वो इस रेस्टोरेंट का मालिक है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन की होश ही उड़ जाती है।
फिर वो हमारे हीरो से कहती है कि क्या तुम मालिक हो सच में? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ मालिक। फिर जैंसी अपने मन में सोचती है कि मुझे अभी अभी नौकरी मिली है, आखिर मुझे थोड़ी ना ये नौकरी खोनी है। फिर ये जानने के बाद कि वो बॉस है तो उससे प्यार से बात करती है और वो कहती है कि तो फिर मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है तो हमारा हीरो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि रुको रुको। तो हमारी हीरोइन का मुंह बन जाता है और वो एक फेक स्माइल के साथ उससे कहती है कि यस बॉस। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं हमेशा से आपसे एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता था। यह सुन के जैंसी कहती है कि बॉस क्या आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें बार में देखा था तभी से मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था और तो और मुझे भयानक सपने भी आ रहे थे और पता नहीं कैसे पर मैं जब तुम्हें देखता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ। तो तुम क्या समझ रही हो मैं तुमसे क्यों बात करना चाहता था? ये सुन के वो कहती है कि बॉस क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं जाकि आपके दिमाग का प्रॉब्लम ठीक हो सके? तो कहता है कि हाँ हाँ ठीक समझी तुम। फिर वो कहती है कि क्या आप मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस मेरे पास रहो, तुम मेरे रूम में सो जाओ जाकि मैं आराम से सो सकूँ। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि क्या क्या ये एक सही रिक्वेस्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि देखो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा हाथ मान सकती हो और मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो ताकि मैं अच्छे से सो सकूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। यह सुन के तो हमारी हीरोइन कुछ और ही ख्यालों में चली जाती है और उसके ख्याल कुछ इस तरह के थे। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं। फिर वो कहता है कि तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मेरी ये बात मान लो? फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ, क्या फिर तुम्हें बोनस दे दूँ? ये सुन के तो हमारी हीरोइन फट से मान जाती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे बस आपके रूम में रहना है ना? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ हाँ। ये सुनते ही वो कमरे के अंदर चली जाती है और सोफे पे बैठ जाती है। फिर वो अपने बॉस से कहती है कि क्या ये ठीक है? फिर हमारा हीरो भी सोने चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं भी अभी रात को अच्छे से सो पाऊंगा। ये कहकर वो भी सो जाता है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखते हुए कहती है कि डैट इज टू मच। ये कहते हुए वो अपने मन में सोचती है कि मैं अब अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। फिर वो खुद को चेयरअप करती है और सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो एक अच्छी सी नींद लेकर उठता है और वो हमारी हीरोइन को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है क्योंकि हमारी हीरोइन कुछ इस तरह से सोई होती है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास जाता है और उसे ठीक से सुला देता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखते हुए उसे थैंक यू कहता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि मुझे रात को सच में अच्छी नींद आई। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे हीरो के वहाँ से जाने के बाद हमारी हीरोइन जल्दी से उठ जाती है और वो कहती है कि ये मेरे इतने क्लोज क्यों था? फिर वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ बैठा हुआ होता है। फिर हमारा हीरो डॉक्टर को सारी बातें बता देता है। फिर डॉक्टर कहता है कि कुछ भी मत कहो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। किसी लड़की के तुम्हारे पास रहने से तुम्हारी तबीयत थोड़ी ना ठीक हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इसी बीच वहाँ से हमारी हीरोइन भागते हुए जा रही होती है और वहाँ पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देख लेता है तो उसे देखने लग जाता है और इसी बीच हमारा डॉक्टर भी हमारी हीरोइन को देख लेता है। वो हमारी हीरोइन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। डॉक्टर हमारी हीरोइन को देखकर उसे चिन बोलकर बुलाता है तो हमारा हीरो कहता है कि अरे उसका नाम चिन नहीं है, उसका नाम जैंसी है। फिर हमारा डॉक्टर कहता है कि उसका सरनेम क्या है? तो हमारा हीरो बता देता है। यह सुन के वो कहता है कि क्या उसके मम्मी पापा का नाम क्या है? क्या तुम मुझे उसके मम्मी पापा का नाम बता सकते हो? तो हमारा हीरो बता देता है। उसके मॉम डैड का नाम जानकर तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो? तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। उसका डॉक्टर अपने ग्रैंडपा को कॉल लगा देता है और उनसे बात करने लग जाता है। फिर वो उन्हें सारी बातें बता देता है। ये सुनकर तो ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में? फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी ग्रैंड डॉटर को मेरे पास ले आओ। तो डॉक्टर कहता है कि पर आपने ही तो उसके डैड को घर से निकाल दिया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने उसे निकाला है, ना कि मेरी ग्रैंड डॉटर को, तो तुम उसे ले आओ, ठीक है? और सबसे पहले तो तुम मुझे उसकी एक फ़ोटो भेजो, ठीक है? तो कहता है कि हाँ। ये सारी बातें हमारा हीरो भी सुन रहा होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि हे, तुम यहाँ पर मेरे लिए आए थे पर तुम मुझे छोड़कर उस लड़की के पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ? फिर डॉक्टर कहता है कि देखो उसके साथ मेरा एक रिश्ता है और मैं उससे कुछ ज़्यादा क्लोज हूँ। फिर डॉक्टर हमारी हीरोइन की फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच हमारा हीरो उसे रोक लेता है। फिर हमारा हीरो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है और डॉक्टर कहता है कि हे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
पर हमारा हीरो उसे छोड़ता नहीं। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो अपना काम कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर जैंग जुमिंग आ जाती है। जैंग जुमिंग जैंसी को वहाँ पर देखकर उससे कहती है कि अरे देखो तो सही, यहाँ पर कौन है। ये कहते ही ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम देखते हैं कि जैंग जुमिंग जैंसी को तंग करने के लिए उसने उससे खाना ऑर्डर किया होता है। तो जैंसी उसे जब खाना लाकर देती है तो जैंग जुमिंग वही खाना जैंसी पर फेंक देती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, ओ मेरा हाथ फिसल गया। ये देख के जैंसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जैंग जुमिंग पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुमने क्या किया, हाँ। फिर जैंसी जैसे चिल्लाती है, जैंग जुमिंग एक्टिंग करते हुए बोलती है कि बचाओ बचाओ, ये बेटर मुझे मार रही है, मैनेजर मैनेजर। फिर जैंसी जैंग जुमिंग से कहती है कि तुम मेरा नाम खराब करने की कोशिश क्यों कर रही हो, हाँ। तो कहती है कि हाँ मैंने किया है, तो तुम क्या कर लोगी, हाँ। ये सुनने के बाद जैंसी उसके ऊपर पानी डाल देती है। फिर जैंग जुमिंग चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, हाँ, तुम क्या पागल हो गई हो। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही करना चाहिए था। फिर वो गुस्से में चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैनेजर मैनेजर। पर वहाँ पर मैनेजर के बदले हमारा हीरो और डॉक्टर आ जाते हैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो हमारी हीरोइन सर हिला के कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये देख के तो जैंग जुमिंग को और गुस्सा जाता है और जैंग जुमिंग चिल्लाते हुए कहती है कि हे तुम हो कौन, हाँ, आज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ की VIP कस्टमर हूँ। हमारे हीरो को जैंसी के साथ देखकर जैंग जुमिंग को ऐसा लग रहा होता है कि हमारा हीरो कोई ऐरा गैरा है, इसलिए वो ऐसा बोल रही होती है। पर उसे पता ही नहीं है वो जिस रेस्टोरेंट में खड़ी है वो रेस्टोरेंट हमारे हीरो का है। जैंग जुमिंग की बातें सुनकर जैंसी हंसने लग जाती है। फिर जैंग जुमिंग कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो, हाँ। ये कहते हुए उसे थप्पड़ मारने वाली ही होती है, बट हमारी हीरोइन किसी से कम थोड़ी ना है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे सुनाने लग जाती है। फिर जैंग जुमिंग कहती है कि रुको तुम, अभी मैं मैनेजर को बुलाकर तुम्हें और इस लड़के को दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। ये सुन के तो हमारा हीरो भी हंसने लग जाता है। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गई हो। ये सुन के वो कहती है कि क्या बोला तुमने, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अगर तुम मुझसे डर गए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। ये सुन के डॉक्टर हंसने लग जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने सही सुना, क्या अपने रेस्टोरेंट के मालिक कोई रेस्टोरेंट से जाने के लिए कहा है, कहीं मैडम आप बीमार तो नहीं है। डॉक्टर की बातें सुनकर जैंग जुमिंग को पता चल जाता है कि हमारा हीरोइन इस रेस्टोरेंट का मालिक है। फिर जैंग जुमिंग जैंसी से कहती है कि तो तुमने इस बॉस को फंसा लिया। तो मैं बोलूँ तुम में इतनी अक्ल कहाँ से आ गई, तुम इस बॉस को अपने जाल में फंसा कर इतना उछल रही हो ना। पर देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करता, क्यों है ना, नहीं तो तुम यहाँ पर थोड़ी ना एक बेटर बनकर रहती। तो हमारी हीरोइन इसकी इतनी फालतू बातें सुनकर उसे एक थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें बोल भी कैसे सकती हो, हाँ। फिर जैंग जुमिंग को भी गुस्सा आ जाता है और जैंग जुमिंग भी जैंसी को थप्पड़ मारने जा ही रही होती है, पर इसी बीच हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर कहता है कि ये बहुत आवाज कर रही है। ये कहते हुए वो अपने जेब में से कुछ निकालता है और कहता है कि रुको मैं देखता हूँ। ये कहते हुए वो उसे डराने लग जाता है। डॉक्टर को ऐसा करते हुए देखकर जैंग जुमिंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर डॉक्टर हंसने लग जाता है। फिर हमारी जो हीरोइन है वो डरने लग जाती है, तो वो हमारे हीरो के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि हे डॉक्टर, तुम जैंसी को डरा रहे हो। तो डॉक्टर जल्दी से अपना सामान अपने जेब में रख देता है। फिर डॉक्टर जैंसी को देखते हुए कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनने के बाद भी जैंसी डॉक्टर से डर रही होती है। तो डॉक्टर कहता है कि देखो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर तो एक चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं है। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और इसलिए वो चीज़ मेरे पास है और कुछ नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो। फिर हमारा हीरो कहता है कि हाँ हम तुम पर भरोसा करते हैं, पर अभी मेरे स्टाफ को तुम काम करने दो। ये सुन के डॉक्टर हमारी हीरोइन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हो। ये सुन के हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि डॉक्टर मेरी स्टाफ अभी काम कर रही है, तुम काम के बीच उसके साथ बात नहीं कर सकते। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि चुप, मैं समझ गया। ये कहकर वो बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि तो मैं अभी यहीं पे खाऊंगा। फिर वो जैंसी से कहता है कि जैंसी क्या आप मेरे लिए मेन्यू ला सकते हैं। ये सुन के जैंसी हमारे हीरो के कपड़े को पकड़ते हुए उसे इमोशनली देख रही होती है और उसे इशारों से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे इस आदमी से बचा लो। तो हमारा हीरो इस बात को समझ जाता है, तो वो जैंसी का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमारा हीरो डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ,
जैंसी अब से वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो हमारे हीरो को देखने लग जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि चलो, ये कहकर वो हमारी हीरोइन के साथ वहाँ से जा रहा होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि रुको, क्या तुम अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हो? फिर हमारा हीरो कहता है कि हाँ, जरूरत थी पर अब मुझे नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर डॉक्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करता है पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले आता है और हमारी हीरोइन जब देखती है अब तक हमारी हीरो ने उसका हाथ पकड़ रखा है तो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है। फिर वो कहती है कि थैंक यू बॉस, मेरी मदद करने के लिए। ये कह के वो वहाँ से जा ही रही होती है पर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि रुको जरा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर के सामने कहा उसके लिए मैं सच में सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, जाके तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सको, क्योंकि तुम जब मेरे पास रहती हो तब मेरे सर में दर्द नहीं होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि अगर हर दिन मुझे इन्हीं के साथ रहना पड़े तो मुझे इनकी बीमारी लग जाएगी। ये सारी बातें सोचने के बाद वो कहती है कि सॉरी बॉस, पर आपके असिस्टेंट बनने से अच्छा बेटर बन के रहना ज़्यादा पसंद करूँगी, और ऐसे भी मुझे लगता है कि आपको इसका इलाज डॉक्टर से ही करवा लेना चाहिए, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती बॉस, सॉरी। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने $500,000 दूंगा। ये सुन के तो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और मैं खुद भी शॉक हो जाती हूँ यार। हर रात आकर तुम बस मेरे पास सो और अब दिन में जो भी चाहे वो कर सकती है। ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि क्या, कितना देंगे आप? $500,000? उसके बाद हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि हर महीने $500,000? ऐसे तो मैं अपनी मम्मी पापा को गाँव से बहुत जल्द शहर में ला सकती हूँ, और तो और हम लोग 1 साल में अमीर बन जाएंगे और हमें किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारी हीरोइन जल्दी से हमारे हीरो को कहती है कि ओके। ये सुनकर हमारा हीरो हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ देता है और हमारी हीरोइन उसका हाथ पकड़ के हमारे हीरो को कहती है कि चलिए बॉस, हम लोग कमरे में चलते हैं। ये कह के उसे कमरे में ले जाती है। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो काम करी होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, वो भी कुछ इस तरह से जिसे देखकर तो हमारी हीरोइन देखते ही रह जाती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि बॉस, मैंने साफ सफाई कर दी है, अभी आप जाकर सो सकते हो। ये कहकर वो सोफे में जाकर सो जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि सोफे पर सोना यह आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप बेड पर आकर क्यों नहीं सोती। ये सुन के हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या, मैं? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ। ये सुन के हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि सच में पैसे कमाना काफ़ी मुश्किल है। फिर हमारी हीरोइन बिना कुछ बोले बेड पे जाकर बैठ जाती है और अपने बॉस से कहती है कि क्या आप ठीक है बॉस? ऐसे आपका बेड काफ़ी बड़ा है और आप फिक्र मत कीजिए, और मैं बिल्कुल ठीक से सोऊंगी और आप भी ठीक से सोना, हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर हमारा हीरो भी हमारी हीरोइन के पास जाकर लेट जाता है। फिर वो कहता है कि मेरा भी यही मानना है, हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आराम से सो जाएंगे। हमारी सोच तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलती है। ये सुन के हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कुछ कहती नहीं, वो चुपचाप सो जाती है। फिर हमारा हीरो भी सो जाता है। फिर हमारी हीरोइन कुछ इस तरह का सपना देखती है, आप देख ही सकते हो। फिर हमारी हीरोइन अपने सपने में हमारे हीरो से कहती है कि वो तुम ही हो जिसने मुझे अपने बेड पर बुलाया था। ये कहकर वो उसको लात मारती है और उसका सपना टूट जाता है। फिर वो जल्दी से उठ जाती है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ ये सपना था, अगर मैंने सच में अपने बॉस को ऐसे गिरा दिया तो अमीर बनने का सपना तो मेरा टूट जाएगा। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो एक सपना देख रहा होता है। हमारा हीरो सपने में हमारी हीरोइन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज था। उस सपने में हमारी हीरोइन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे बिना सो ही नहीं सकता। ये सुन के हमारी हीरोइन उसे किस करती है और उसे कहती है कि अब तुम सो जाओ। फिर हमारा हीरो उसे किस करने जा ही रहा होता है। इसी बीच उसका सपना टूट जाता है। फिर हमारा हीरो डर कर अपने सपने से उठता है और खुद से कहता है कि ये कैसे सपने देख रहा था मैं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है और मेरे मन में उसके लिए ऐसे बुरे विचार कैसे आ सकते हैं। फिर हमारा हीरो खुद को ही थप्पड़ मारता है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देख रहा होता है और धीरे धीरे उसके क्लोज जा रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन को किसी का मैसेज आता है तो हमारा हीरो जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उठ जाती है।
और अपना फ़ोन चेक करने लग जाती है। हमारी हीरोइन को इतनी रात को किसी और ने नहीं, डॉक्टर ने मैसेज किया होता है, जो वास्तव में हमारी हीरोइन का कज़न लगता है। फिर हमारी हीरोइन अपना फ़ोन चेक करती है। डॉक्टर ने जेंसी को मैसेज किया होता है कि क्या तुम जानना चाहती हो वास्तव में तुम्हारे माता पिता कौन है। इस मैसेज के साथ उसने उसके डैड के साथ खींची हुई एक फैमिली फ़ोटो वो जेंसी को भेज देता है। उस फोटो को देखकर और उस मैसेज को देखकर जेंसी तो शॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर जेंसी को मैसेज करता है कि अगर तुम जानना चाहती हो तो फिर तुम कल मुझसे मिलने आ जाना। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एक रेस्टोरेंट में हमारी हीरोइन का वेट कर रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर तो काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। फिर हमारी हीरोइन डायरेक्ट पॉइंट पे आती है और वो कहती है कि अब तुम मुझे बताओ वास्तव में तुम हो कौन। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुन के हमारी हीरोइन उससे उस फोटो के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि जैसे कि तुम देख सकती हो इस फोटो में मैं भी हूँ, और जो तुम्हारे पापा है वो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, और जो बीच में बैठे हुए हैं वो हमारे दादाजी और दादी जी हैं। तुम्हारे पापा यान ग्रुप के बेटे हैं, मेरे दादाजी यान ग्रुप के मालिक है। यह सुन के हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मेरे पापा यान ग्रुप के मालिक के बेटे हैं? अगर ऐसा ही है तो ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं? फिर डॉक्टर हमारी हीरोइन को बताता है कि जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली थी तो हमारी फैमिली इस शादी को नहीं मान रहे थे, जिस वजह से तुम्हारे डैड नाराज़ होकर घर छोड़कर चले गए तुम्हारी मॉम के साथ। ये सुन के हमारी हीरोइन वहाँ से जारी होती है, पर डॉक्टर हमारी हीरोइन को रोक लेता है और उससे कहता है कि जैनसी प्लीज़ पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम्हें अगर ऐसे जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। देखो जैनसी, ग्रैंडपा के पास रीज़न था जिस वजह से वो इस शादी को नहीं मान रहे थे। ग्रैंडपा तुम्हारे डैड की शादी से खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम्हारी मॉम एक पेंटर थी, जिस वजह से ग्रैंडपा को लगता था कि वो तुम्हारे डैड को बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर सकती, जिस वजह से वो शादी के अगेंस्ट थे। यह सुन के जैनसी को याद आता है कि उसने घर में एक फेमस पेंटिंग देखी थी। फिर जैनसी डॉक्टर से कहती है कि क्या मेरी मॉम वही मशहूर पेंटर है जिनका नाम रीडा है? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, पर ग्रैंडपा ने सोचा कि मेरी चाची मेरे अंकल के बिजनेस में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, इस वजह से ग्रैंडपा इस शादी के खिलाफ थे। यह सुन के जैनसी कहती है कि तो इसलिए उन्होंने मेरी मॉम और डैड को घर से निकाल दिया, क्यों है ना? यह सुन के डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में ग्रैंडपा आंटी को फैमिली में शामिल करने के लिए रेडी हो गए थे, पर चाचा ने बाद में सोचा कि ग्रैंडपा चाची जी को पसंद नहीं करते, जिस वजह से उन्होंने दादाजी से कुछ टाइम मांगा और इसी वजह से चाचा अब तक घर नहीं आए। ये सारी बातें सुनने के बाद जैनसी कहती है कि क्या अब वो समय आ गया है जब पापा और मम्मी घर लौटने वाले हैं? ये सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ, इसके बाद चाचा चाची अपने घर जा सकेंगे। यह सुन के जैनसी कहती है कि इसका मतलब ये है कि अभी तक वो समय पूरी तरीके से आया नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आए? ये सुन के डॉक्टर कहता है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये तो चाचा चाची के लिए है कि वो समय से पहले घर नहीं लौट सकते, पर ये सारी चीज़ें आप पर लागू नहीं होती है, तो तुम जब चाहो तब घर आ सकती हो, और ऐसे भी तुम यांग के एक लौते बारिश हो। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि क्या मैं यांगसा की एक लौती बारिश? तो डॉक्टर कहता है कि जैनसी ये जानकर कि वो अब इस फैमिली की बारिश है तो वो तो शॉक हो जाती है, और तो और डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम बस बारिश ही नहीं हो, तुम्हें तो पूरी कंपनी भी संभालनी है। ये सुन के तो जैनसी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या मैं? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। ये सुन के वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कहानी के अंदर हूँ। फिर डॉक्टर जैनसी से कहता है कि तुम खुश तो हो ना? तो जैनसी कहती है कि हाँ। फिर जैनसी कहती है कि मैंने तो सोचा था कि इस लाइफ में मुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी, पर अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए और हमारे बिजनेस को संभालना चाहिए, और तो और ग्रैंडपा भी ये चाहते हैं कि तुम उनके बिजनेस को संभालो। ये सारी बातें सुनने के बाद जैनसी कहती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जाकर उनका बिजनेस संभालूं। फिर जैनसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कंपनी को संभाल पाऊंगी, और ऐसे भी मेरा कोई इरादा भी नहीं है।
फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ें संभाल सकती हूँ? तो डॉक्टर कुछ कहता, इसी बीच वहाँ पर जैंसी का एक्स फियांसे आ जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सब लोग जे बुलाते हैं, तो हम भी जे ही बुलाएंगे। जे आता है और कहता है कि जैंसी। फिर वो कहता है कि मैंने जैंग जुमिंग को किसी से कहते हुआ सुना था कि तुम्हें गोद लिया गया है। सच में यकीन नहीं होता। यह कहते हुए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे छूने लग जाता है। फिर जैंसी गुस्से में कहती है कि अपना हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। ये सारी चीजें देखकर डॉक्टर कहता है कि तुम जैंसी से दूर रहो। फिर जे बेशर्मों की तरह कहता है कि अरे सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरी ऑलरेडी एक मंगेतर है। उसकी ये फालतू बातें सुनकर डॉक्टर अपने जेब से एक चीज निकालता है और उससे उसे डराने लग जाता है। सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर डॉक्टर उसे डराते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहते हुए वो उस चीज को उसके ऊपर फेंक देता है। फिर वो चीज जाकर सोफे पे अटक जाती है। फिर जे उस चीज से बड़ी मुश्किल से बचता है, बट उसके थोड़े बाल कट गए होते हैं। इस चीज को देखकर तो जैंसी भी शॉक हो जाती है। फिर जे गुस्से में कहता है कि क्या तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की? फिर डॉक्टर कहता है कि क्या तुम चाहते हो मैं फिर से करूं? ये सुनकर तो जे गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जैंसी हंसने लग जाती है। फिर मिस्टर जे वहाँ से जाने से पहले कहता है कि जैंसी, एक दिन मैं तुमसे इस चीज़ का बदला जरूर लूँगा। उस दिन तुम्हें मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं प्रकट होता है। फिर हम जैंसी और डॉक्टर को देखते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि जैंसी, तुम इतने लोगों से घिरी हुई क्यों हो? कल की बात ही ले लो। कल वो लड़की तुम्हें परेशान कर रही थी, आज ये लड़का। फिर जैंसी उन्हें सारी बातें बता देती है इन दोनों के बारे में। फिर जैंसी कहती है कि और तो और ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। फिर डॉक्टर जैंसी से पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? फिर जैंसी उन्हें बताती है कि जब जैंग जुमी और वो छोटे थे तब वो दोनों बदल गए थे और जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने मुझे पाला और मेरे पेरेंट्स ने जैंग जुमिंग को पाला। और मेरे पेरेंट्स तो जैंग जुमिंग को अभी भी अपनी बेटी मानते हैं, पर जैंग जुमिंग के माँ बाप मुझसे अब उतना प्यार नहीं करते जब से उन्हें ये पता चला है कि मैं उनकी रियल डॉटर नहीं हूँ। मम्मी पापा को जब पता चला जैंग जुमिंग उनकी रियल डॉटर नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। पर जब उसे अपनी रियल फैमिली के बारे में पता चला तो उसने मेरी फैमिली को छोड़ दिया और अपनी रियल फैमिली के पास चली गई। और तो और मेरी फैमिली ने उसे इतने प्यार से पाला है, उसका एहसान चुकाने के बदले वो तो मेरी फैमिली को मारना चाहती है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त में आ गई और मैंने अपने पेरेंट्स को उससे बचा लिया। वापस आने के बाद मैं अपने मॉम डैड को एक अच्छी सी लाइफ देना चाहती थी, बट मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डर भी था जैंग जुमिंग से कि वो मेरी मॉम डैड को कुछ कर ना दे। और मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि मैं उनको जैंग जुमिंग से नहीं बचा पाऊंगी। बट अभी मुझे पता चला कि मेरे मॉम डैड वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, वो भी काफ़ी रिच है और वो खुद का ख्याल रख सकते हैं। अब मैं टेंशन फ्री हो सकती हूँ। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि जैंसी, आंटी और अंकल अभी वापस नहीं जा सकते घर। उन्हें जो समय दिया गया है उससे पहले वो घर नहीं जा सकते। ये सारी बातें सुन के जैंसी कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्यों, है ना ब्रदर? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ। फिर जैंसी कहती है इससे पहले कि मॉम डैड को कुछ हो जाए, क्या आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भेज सकते हैं जो उन पर नज़र रखे और कोई खतरा आए तो वो उन्हें बचा ले? यह सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि जैंग जुमिंग और मिस्टर जे मिलकर क्या मेरे चाचा चाची को मार सकते हैं? तो जैंसी कहती है कि हाँ, वो कर भी सकते हैं और मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी फैमिली को जैंग जुमिंग से बचाऊंगी। सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकती, बट अब मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम कर सकती हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं उन्हें उन दोनों से बचाने के लिए कुछ लोगों को भेज दूंगा। तुम फिक्र मत करो, वो दूर से चाचा चाची पर नज़र रखेंगे और कोई भी मुसीबत आई तो वो उन्हें बचा लेंगे। तुम फिक्र मत करो। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर जैंसी कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी और ऐसे भी मुझे अभी काम पर जाना है। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हें काम पर जाना है? वो लू सुइंग के पास? तुम दुनिया की सबसे अमीर बारिश हो,
यह सुन के जैंसी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मुझे उसकी बीमारी ठीक करने में उसकी हेल्प करनी होगी। फिर जैंसी डॉक्टर से कहती है कि मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर वो ऐसे चली जाती है और डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर जैंसी रुकती नहीं, वो ऐसे चली जाती है। फिर डॉक्टर कहता है कि लू सुइंग, सुअर कहीं के, तूने मेरी बहन को मुझसे छीना है, तुझे तो मैं देख लूँगा, पर उससे पहले मैं जियांग फैमिली को देखूंगा। फिर वो ग्रैंडपा को कॉल करता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि वो हमारी फैमिली में इतनी आसानी से नहीं आने वाली। ये कहते ये सीन नहीं प्रकट होता है। फिर हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं। हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर और तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो, क्यों है ना? तो जैंसी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है कि तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों गई थी? तो हमारी हीरोइन कहती है कि क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए। ये सुन के हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि दोबारा उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुन के हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि वो मेरा भाई है और ये बात मुझे अभी भी पता चली है, तो अभी तो मिलना जुलना लगा रहेगा। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि सॉरी बॉस, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो उससे मिलूंगी। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम उसे जैसा समझ रही हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और दिखने में जैसा लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि वो एक अच्छा इंसान है, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है वो तुमसे कितना जलता है, क्योंकि तुमने मेरी बीमारी ठीक कर दी और वो मेरी बीमारी ठीक कर नहीं पाया, इसलिए वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा जलता है। तो अगर तुम उससे दूर रहो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन हंसने लग जाती है। फिर वो कहती है कि बॉस, आप जो उसे इतना बुरा बोल रहे हो वो इतना भी बुरा नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छा और फनी पर्सन है। ये सारी बातें सुनकर तो हमारे हीरो को जलन होने लग जाती है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे एक सीरियस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, पर तुम तो मेरी बातों को सीरियसली ले ही नहीं रही हो। क्या तुम मेरी बातों को ठीक से सुन भी रही हो क्या नहीं? तो हमारी हीरोइन कहती है कि बॉस, आपको उससे इतना प्रॉब्लम क्यों है? फिर हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। यह कहकर वो अपना कोट पहनने लग जाता है और हमारी हीरोइन उसे देखने लग जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि क्या मेरा बॉस मुझे पसंद करता है? फिर वो खुद से कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें बस ड्रामाज में होती है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि बॉस, मैं अपना काम अच्छी तरीके से करूँगी, बट आप ऐसा कुछ मत कहो जिससे मुझे लगे कि आपको जलन हो रही है। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि क्या जलन मुझे? फिर वो हमारी हीरोइन से कहता है कि मुझे क्यों जलन होगी? फिर वो वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच वो किसी चीज़ से टकरा कर गिरने ही वाला होता है, बट वो बड़ी मुश्किल से बच जाता है। और ये सारी चीज़ें देखकर हमारी हीरोइन हंसने लग जाती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि सच में ये सारी चीज़ें ना बस ड्रामाज में होती हैं कि बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ प्यार में पड़ जाए। ये सारी बातें वो बोल ही रही होती हैं। इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर का कॉल आ जाता है, तो जैंसी कॉल को उठाती है। डॉक्टर कहता है कि हेलो जैंसी, तुम्हारा काम हो गया है, जियान परिवार बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। ये कहते ही ये सीन प्रकट होता है। फिर हम जियान परिवार को देखते हैं, जहाँ पर जैंसी के पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो फ़ोन पर किसी पर चिल्ला रहे होते हैं। फिर जैंसी के पापा उस आदमी से कहते हैं कि पता लगाओ इन सब के पीछे कौन है। जैंसी के पापा फ़ोन में बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर जे आ जाता है और वो कहता है कि अंकल जियान। जे की आवाज़ सुन के जैंग जुमिंग के पापा मिस्टर जे से कहते हैं कि मिस्टर जे। फिर जैंग जुमिंग भी मिस्टर जे के पास जाती है और उनसे कहती है कि ब्रदर जे। ये कहते हुए वो उसके पास चली जाती है और फिर मिस्टर जे कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया। यह सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मिस्टर जे कहते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, क्यों है ना? जैंसी का चक्कर उस डॉक्टर के साथ चल रहा है और जैंसी ने उस डॉक्टर को कहकर आपकी कंपनी के साथ ये सब करवाया है। ये सारी बातें सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है कि उसने जिस डॉक्टर को फंसाया है वो कोई ऐरा गैरा नहीं है, वो सबसे अमीर बिजनेसमैन का पोता है। फिर जैंग जुमिंग के मम्मी पापा कहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर जैंग जुमिंग कहती है कि एक के बाद एक को लुभाना, यही तो उसका काम है। फिर उसके पापा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम जियांग कंपनी के साथ और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुन के तो उनकी वाइफ को चक्कर आने लग जाता है। फिर मिस्टर जे कहते हैं कि अंकल, आपको किस बात का डर है?
जबकि आपके साथ अभी भी मेरा परिवार है, आपके सपोर्ट में। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं आपको इस चीज़ से ज़रूर बचा लूँगा। ऐसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है इस चीज़ से बचने का। अगर हम ऐसा करें कि जिससे ज़ैंग सुमिंग का इमेज खराब हो जाए, जिससे वो डॉक्टर भी उससे दूर हो जाए। अगर एक बार उसकी इमेज खराब हो गई तो डॉक्टर भी उससे दूर हो जाएगा। जैंसी की इमेज खराब होने के बाद जैंसी का कहीं पे जाने का और जगह नहीं होगा, फिर वो हमारे पास ही आएगी गिड़गिड़ाते हुए। कैसा लगा आपको ये आइडिया अंकल? ये सुन के ज़ैंग जुमिन के पापा कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है बेटा। ये सुन के ज़ैंग जुमिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि पापा आई एम सॉरी बट मिस्टर जे तो मेरे फियोंसे है ना। ये सुन के उसके पापा कहते हैं कि वो थोड़ी ना उससे शादी कर रहा है, वो उसे यूज़ करके छोड़ देगा। कैसे भी करके उसे मिस्टर जे के होटल रूम में भेजो। ये सुन के ज़ैंग जुमिन अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम ज़ैंग जुमिन को देखते हैं जो जैंसी को कॉल करती है और उससे कहती है कि जैंसी, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, तुम वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे माता पिता के पीछे पड़ जाऊँगी, समझी? ये सारी बातें सुन के जैंसी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुमसे नहीं डरती, बोलो कहाँ पर आना है, वहीं पर मैं तुम्हें देख लूँगी, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगी। ये कहते ये सीने पे कट होता है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो उस जगह पहुंच गई होती है जहाँ पर ज़ैंग जुमिन ने उसे आने के लिए कहा था। जैंसी उस जगह को देखकर कहती है कि ये कौन सी जगह है। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है, इसी बीच जहाँ पर हमारे हीरो का कॉल आ जाता है तो वो कॉल उठा लेती है और उनसे कहती है कि हेलो मिस्टर लू। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम फिर से उस डॉक्टर से मिलने के लिए गई हो? ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जैंसी को बेहोश कर कर वहाँ से ले जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जैंसी को एक होटल रूम में देखते हैं मिस्टर जे के साथ। फिर हम जैंसी को देखते हैं जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही होती है। फिर हमारी हीरोइन मिस्टर जे से कहती है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारी मंगेतर को सब कुछ बता दूंगी। ये सुन के मिस्टर जे हंसते हुए कहता है कि वो तुम्हारी बहनी थी जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। ये कहते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों रही हो? ऐसे भी तुम तो पहले मुझे काफ़ी पसंद किया करती थी ना। फिर मिस्टर जे जैंसी के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं और जैंसी खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है पर वो ऐसा कर नहीं पा रही होती है क्योंकि उसे कुछ नशे की गोलियां खिलाई गई होती है जिस वजह से वो खुद को बचा नहीं पा रही होती है मिस्टर जे से। फिर जैंसी हमारे हीरो को बुलाने लग जाती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और इसी बीच पर हमारा हीरो आ जाता है और वो मिस्टर जे को मार कर जैंसी को बचा लेता है। फिर वो जैंसी को देखने लग जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर हमारे हीरो कहता है कि पता लगाओ इसने जैंसी को किस तरह की गोलियां दी और इसे यहाँ से कहीं भी जाने मत देना। ये कहकर वो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जाता है और मिस्टर जे हमारे हीरो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। बट हमारा हीरो उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो वहाँ से हमारी हीरोइन को लेकर चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला, मेरी वजह से तुम आज इस प्रॉब्लम में फंस गए। ये कहते हुए वो उसे काट देती है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।